हेलो स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा। आज हम मुकेश क्लासेस के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी के अंतर्गत बीएसटीसी के बच्चों के लिए जो सिलेबस है उस पाठ्यक्रम से संबंधित हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या हमें पढ़ना है। हिंदी यहाँ पर आपको एक सामान्य तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। हर टॉपिक को पूरे तरीके से विश्लेषण के साथ व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करते हैं जो हमारे बीएसटीसी के अंतर्गत हिंदी में जो हमें पढ़ने हैं। हमारा पहला टॉपिक हम बात करें पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम जो है ये बीएसटीसी के पाठ्यक्रम में सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है वर्णमाला। हमें हिंदी के अंतर्गत पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्णमाला। दूसरे नंबर पर हम बात करें संधि। तीसरे नंबर पर आता है समास। उपसर्ग। प्रत्यय। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य। वाक्य शुद्धि। इसके बाद में है मुहावरे, लोकोक्ति। इसके अलावा है शब्द युग्म, शब्द विचार। ये सब टॉपिक हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बीएसटीसी के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें हम ये मुख्य बिंदु जो हैं इनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके के साथ हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम में क्रम से चलेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला, यहाँ से हम हिंदी की शुरुआत करेंगे और हिंदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी एक भाषा है और हिंदी हम पढ़ क्यों रहे हैं या फिर ये जो वर्णमाला जो है ये कहाँ से आई या फिर वर्ण कहते किसे हैं, इस सब बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। सबसे पहले हम बात करें, हम भाषा की बात करते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, कोई भी विषय आप पढ़ने से पहले या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारा पहला टॉपिक तो है वर्णमाला, लेकिन उस वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं एक सामान्य परिचय आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का, कि हम जो वर्णमाला पढ़ने वाले हैं वो वर्ण होते क्या है और क्यों हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी है क्या। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक क्या है? भाषा है। जनरली हम जानते हैं हिंदी क्या है? एक भाषा है। ये जो भाषा है हिंदी, ये भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
या भाषा शब्द किससे बना, इसके लिए हम बात करें तो भाषा के लिए कहा जाता है कि भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है। भाष धातु संस्कृत की एक धातु है भाष, जिससे कौन सा शब्द बना, भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना। याद रखना, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, सीखना। क्या अर्थ होता है, सीखना अर्थ होता है। भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना। ये भाषा होती क्या है या भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा के लिए कहा जाता है कि विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। विचारों की क्या करना, अभिव्यक्ति का जो साधन है या माध्यम हम कह सकते हैं, वही क्या है, भाषा है। बात करते हैं भाषा की परिभाषा की। भाषा की परिभाषा, यहां हम बात करें भाषा की परिभाषा में तो कहा जाता है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। माध्यम यानी क्या होता है, साधन। भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। भाषा की क्या डेफिनेशन बताई कि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। विचारों की अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का मीन्स होता है आदान प्रदान। यानी एक व्यक्ति अपने विचार जिस माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त कर रहा है, उसका जो माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मन के विचार होते हैं मन के भाव, तो मैं अपने विचारों को जिस माध्यम से आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं, तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, जिस माध्यम से मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। कि एक व्यक्ति अपनी बातों को, अपने मन की विचारों को जिस तरीके से व्यक्त करेगा, वही क्या है, भाषा है। भाषा के अंतर्गत आगे हम बात करते हैं तो भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाषा के जो मुख्यतः रूप बताए वो होते हैं 4। भाषा के रूप मुख्यतः कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले आती है सबसे पहला रूप जो है वो आता है मातृभाषा। पहला कौन सा रूप आता है, मातृभाषा। मातृभाषा की हम बात करें तो मातृभाषा किसे कहेंगे, ऐसी भाषा जो बालक को अपनी मां अथवा परिवार के लोगों से सीखने को मिलती है। ऐसी भाषा जो कहां से सीखने को मिलती है, अपनी मां अथवा परिवार के लोगों से जो हमें सीखने को मिली है। यानी कि एक जनरली हम बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा बच्चा विद्यालय नहीं जाता, जिसका 4 साल या 5 साल बच्चे की हम बात करते हैं, जब जाके वो कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। पहली बार उसे भाषा का ज्ञान विद्यालय में प्राप्त होता है। जनरली हम सामान्य तरीके से बोल देते हैं कि बच्चे को जो भाषा का ज्ञान है वो विद्यालय से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा क्या है, भाषा की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। विचारों की अभिव्यक्ति, तो विचारों की अभिव्यक्ति तो बच्चा जब से बोलना शुरू करता है तब से ही कर लेता है। जब पहली बार बच्चा बोलता है, अपने विचार व्यक्त करता है, तब भी तो उसका माध्यम होता है। वो किस तरीके से अपने मन की बात को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है।
वो स्कूल जाता है 4 साल का, लेकिन 4 साल से पहले भी वो अपने मन की बात को बोल देता है। वो किसने सिखाया बोलना, वो माध्यम क्या है सिखाने का माध्यम, तो वहां पर बोलने का जो माध्यम दिया वो किसने दिया, मां ने। क्योंकि उस उम्र में यानी 4 साल से पहले की उम्र में वो बच्चा है 2-2.5 साल 3 साल का, वो अधिकतर समय अपने जीवन का कहां बिताता है, अपने माँ या परिवार के लोगों के पास में। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जो उसे उसकी माँ ने या परिवार के लोगों ने सिखाई है वही क्या कहलाती है, मातृभाषा। समझ में आ गया। यानी ऐसी भाषा, देखते हैं मातृभाषा के अंतर्गत ऐसी भाषा जो बालक को मां अथवा परिवार के लोगों के द्वारा सिखाई जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। यह बालक की प्रारंभिक भाषा होती है। यहां समझिए, मातृभाषा में लिखा कि ऐसी भाषा जो बालक को मां अथवा परिवार के लोगों के द्वारा सिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। यह बालक की कौन सी भाषा होती है, प्रारंभिक भाषा होती है। यानी कि हमारे परिवार के लोगों के द्वारा जो हमें भाषा सिखाई गई वही भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा या परिवार की भाषा। यह था भाषा का कौन सा रूप, पहला रूप। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 पर, भाषा के 4 रूपों में। तो अगले नंबर पर आता है नंबर 2 है प्रादेशिक भाषा। ये जो प्रादेशिक भाषा है ये कहते किसे हैं, जो पर्टिकुलर एक प्रदेश की भाषा, यानी कि एक प्रदेश विशेष में, प्रदेश का मतलब क्या होता है बच्चों, राज्य। एक राज्य के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है या एक राज्य विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक भाषा। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। जो पर्टिकुलर एक प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा। देखिए यहाँ पर प्रादेशिक भाषा में ऐसी भाषा जो किसी प्रदेश विशेष में बोली जाती है। ऐसी भाषा जो किसी प्रदेश विशेष में बोली जाती है, यानी कि पर्टिकुलर एक प्रदेश के अंतर्गत जिस भाषा का प्रचलन अधिक होता है उसे ही हम कौन सी भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा। हमारे संविधान की हम बात करें बच्चों तो संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है।
यहाँ पर हम बात करें, दूसरे नंबर पर हम भाषा के रूप में देख रहे हैं प्रादेशिक भाषा, यानी ऐसी भाषा जो किसी प्रदेश विशेष की है, पर्टिकुलर एक स्टेट के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे नंबर 3 है राजभाषा। यहां बात करें राजभाषा जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा क्या कहेंगे, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा, या फिर इसे ही कहते हैं शासन की भाषा। राजकाज की भाषा या फिर शासन की भाषा। यहाँ राजकाज या शासन की भाषा से तात्पर्य यह है कि ऐसी भाषा जिसमें किसी देश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संपूर्ण कार्य जिस भाषा में संपन्न हो। इसके अंतर्गत किसी एक देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी कार्य जिस लैंग्वेज में पूरे किए जाते हैं, जिस भाषा में संपन्न किए जाते हैं, उस भाषा का नाम क्या है, राजभाषा। यहाँ पर अब हम बात करें कि राजभाषा किसी देश की होती है जिसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक होते हैं, तो हमारा जो भारत देश है उस भारत देश की राजभाषा हिंदी है। भारत देश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब भारत की राजभाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। तो यहाँ हिंदी कैसे बनी या हिंदी को राजभाषा क्यों माना, इसके लिए समझेंगे। हमारा जो देश है, भारत देश जो है वो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ है इस डेट को। इसके बाद में यहाँ पर जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली, संविधान निर्माण हमारे देश में हम बात करते हैं तो किसका शासन है, संविधान का। हमारे देश में जो शासन चल रहा है या सर्वोच्च सत्ता जिसे माना जाता है वो क्या है, संविधान है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, वो कोई भी हो, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी, सब संविधान के दायरे में रह करके ही कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। और इसके बाद में यहाँ के निवासियों के द्वारा एक संविधान निर्माण किया गया, यानी संविधान बनाया गया। संविधान की बात करें तो हमारे भारत का जो संविधान है वो बना था 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान बना है। समझना कि हम राजभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजभाषा जो हमारी हिंदी है वो हिंदी क्यों है और कैसे है। तो हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद में संविधान की प्रक्रिया चली, संविधान बनने लगा। तो संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना है, ध्यान रखना। लेकिन लागू अलग डेट को हुआ है बच्चों। संविधान लागू की अगर डेट पूछे तो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और बना कब था, 26 नवंबर 1949। जब संविधान बन रहा था तो यहाँ के राष्ट्रनेताओं के द्वारा या यहाँ के नागरिकों के द्वारा यह आवश्यकता महसूस हुई कि सब देश में किसी न किसी एक लैंग्वेज के अंतर्गत कार्य होते हैं, यानी कि एक ऐसी भाषा होती है जिसके अंतर्गत देश के कार्य किए जाते हैं या उसे शासन की भाषा मान सकते हैं। तो हमारे भारत जो स्वतंत्र हो चुका है उस स्वतंत्र भारत की भी एक क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। और इसी दृष्टि से 14 सितंबर डेट आपको याद रखनी है, 14 सितंबर 14 सितंबर
1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जोड़ा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस भाषा के रूप में जोड़ा गया? राजभाषा के रूप में, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राजभाषा शब्द है वो कब आया? 14 सितंबर 1949 को। और इसी आधार पर ये डेट आपको याद रखनी है, 14 सितंबर। इस 14 सितंबर के दिन, जो 14 सितंबर है, इसे कहा जाता है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस। सीधा सा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के अंतर्गत। यहीं पर अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा संविधान से संबंधित बातों की, तो ये कहते हैं कि भाषा संबंधी प्रावधान, भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूचियां संविधान में 12 है। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं संविधान के अंतर्गत। उन 12 अनुसूचियों में से 8वें नंबर की अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। यानी कि भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 8वीं में है। और यहीं पर ही इस 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया, अनुच्छेद भी जोड़े गए। और अनुच्छेद जो आते हैं भाषा संबंधी प्रावधान से, वह अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद नंबर 343 से 351। अनुच्छेद नंबर 343 से 351 भाषा संबंधी प्रावधान वर्णित है। यहाँ पर राजभाषा के बारे में हमने बात करी कि राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा उसे कहते हैं जो पर्टिकुलर एक देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्य जिस भाषा में संपन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा। राजभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा या फिर शासन की भाषा। फिर राजभाषा शब्द हमारे संविधान में कब जुड़ा? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या माना? राजभाषा माना। और इसे कहां जोड़ा गया? भाषा संबंधी प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। इसी के साथ अनुच्छेद अगर पूछे तो 343 से 351। अब हम लिख लेते हैं थोड़ा सा राजभाषा के अंतर्गत। यहां बात करेंगे राजभाषा में राजभाषा का हम राजकाज की भाषा, ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है। आगे हम बात करते हैं राजभाषा के अंतर्गत। तो ऐसी भाषा जिसमें किसी देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। उसे राजभाषा कहते हैं। कंप्लीट है। उसे क्या कहेंगे? राजभाषा कहते हैं। यानी राजभाषा की क्या परिभाषा लिखी?
ऐसी भाषा जिसमें किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही क्या कहेंगे, हम राजभाषा कहते हैं। कंप्लीट। आगे बात करते हैं ध्यान रखना 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। यानी कि भारतीय संविधान में जो राजभाषा शब्द है, कौन सा शब्द, राजभाषा। ये जो राजभाषा शब्द है ये कब आया, 14 सितंबर 1949। ध्यान रखना डेट, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस रूप में जोड़ा गया है, राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। यानी कि हिंदी हमारे देश की एक राजभाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, राजभाषा। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि हिंदी एक राजभाषा है। हम जनरली सामान्य तरीके से बोल देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है, एक राजभाषा। यानी संविधान के अंतर्गत हिंदी के लिए जो शब्द प्रयोग में आया वो है राजभाषा। कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। आगे ध्यान रखना, अतः 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को क्या माना था, राजभाषा माना था। तो कंप्लीट है। यहां पर आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है। यानी कि भाषा संबंधी अगर प्रावधान पूछे जाएं कि संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो याद रखिएगा कौन सी में है, 8वीं। ध्यान रखना, भाषा संबंधी प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद भी हमें याद होनी चाहिए और अनुसूचियां भी हमें पता होनी चाहिए। टोटल अनुसूचियां कितनी है, 12 है। उसमें से भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में बताए, 8वीं में। इसी के साथ अनुच्छेद अगर पूछे कि भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, तो वो है 343 से 351। आगे हम बात करते हैं यहां पर अगला नंबर 4,
तीन हम भाषा के रूप पढ़ चुके हैं। पहला हमने देखा था मातृभाषा, दूसरा हमने देखा प्रादेशिक भाषा और तीसरा हमने देखा राजभाषा। राजभाषा के बारे में कंप्लीट है सब कुछ। नंबर 4 पर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राष्ट्रभाषा के लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसी भाषा जिसे किसी देश की जनसंख्या का 66.66% लोग, ध्यान रखना कितने परसेंट लोग, 66.66% लोग क्या करें, उस भाषा को बोलने वाले हो। अगर किसी देश में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना है या किसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा माने उस देश की, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि उस भाषा को बोलने वाले कितने हो, 66.66% लोग उस भाषा को क्या करते हो, बोलते हो। इसके अलावा 75% यानी कि 75% लोग उस भाषा को समझने वाले हो। समझ में आ गई बात। ऐसी भाषा जिसे बोलने वालों की जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या जो है देश की, उसके 66.66% लोग क्या करें, उस भाषा को बोलने वाले हो। और कितने प्रतिशत, 75% लोग उस भाषा को समझने वाले हो, तब उस भाषा को किस भाषा का दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रभाषा का। अब हमारे भारत देश की हम बात करें तो भारत देश के अंतर्गत ऐसी कोई भी भाषा नहीं है बच्चों, ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसे भारत की जनसंख्या के 66.66% यानी बोलने वाले हो, इतने परसेंट 66% लोग तो भाषा को बोलते हो और 75% लोग भाषा को समझते हो। ऐसी भारत में कोई भी भाषा नहीं है और इसी आधार पर भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। समझ में आ गया कि भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, क्योंकि बोलने वाले लोग कितने होने चाहिए, 66%, और समझने वाले कितने होने चाहिए, 75%। इस कारण भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लिखते हैं इसे। राष्ट्रभाषा में ऐसी भाषा जिसे किसी देश में बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 66.66% हो। ऐसी भाषा जिसे किसी देश में बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत हो, 66.66%, तथा समझने वाले लोग 75% हो। समझ में आ गई बात। ऐसी भाषा जिसे किसी देश में बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या का 66.66% हो तथा समझने वाले लोग कितने हो, 75% हो। यहां पर इसी आधार पर ध्यान रखना, इसलिए आगे हम इसमें लिखेंगे, इसलिए भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है। भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है।
भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है अतः भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यहां पर हमने देखा कि राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? ऐसी भाषा जिसे किसी देश में बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या की 66.66% हो और समझने वाले लोग 75% हो, और भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है, और इसी कारण हम भारत की कोई राष्ट्रभाषा को हम नहीं मानते, यानी कोई भी लैंग्वेज भारत की राष्ट्रभाषा नहीं। ये हमने भाषा के रूपों के बारे में हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। तो भाषा के रूप में हमने कितने रूप देखे? 4 रूप हमने देखे हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के रूपों में। देख लेना, सबसे पहले कौन सा था? मातृभाषा। ऐसी भाषा जो बालक को माँ एवं परिवार के लोगों ने सिखाई है, यानी कि स्कूल नहीं जाने से पहले भी जो बच्चे ने अपने विचारों को व्यक्त किया, उसको अपने विचारों को व्यक्त करना किसने सिखाया? माँ तथा परिवार के लोगों ने। तो वो कौन सी भाषा कहलाई थी? मातृभाषा। फिर हमने देखा दूसरे नंबर पर थी प्रादेशिक भाषा। ऐसी भाषा जो किसी पर्टिकुलर एक प्रदेश में बोली जाती है। प्रदेश का मतलब एक राज्य के अंतर्गत विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसी को क्या कहेंगे? प्रादेशिक भाषा कहेंगे। तीसरे नंबर पर हमने देखा राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या देखा बच्चों? ये रहा। यहां पर हमने देखा राजभाषा का शाब्दिक अर्थ। तो राजभाषा के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो यहां पर है शासन की भाषा या फिर राजकाज की भाषा। कौन सी भाषा? राजकाज या शासन की भाषा। ऐसी भाषा जिसमें किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य संपन्न होते हैं, उस भाषा को क्या नाम दिया? राजभाषा। अब हिंदी हमारी जो राजभाषा है वो कब बनी? तो याद रखना 14 सितंबर। कब याद रखना है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। और इसी कारण 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस यहां पर मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा बना? 343 से 351। फिर हम बात करें राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? जहां पर कुल जो जनसंख्या है, यहां पर ध्यान रखना कि जो हमारी कुल जनसंख्या है उसकी कितना प्रतिशत? 66% लोग तो क्या हो? बोलने वाले हो, और 75% लोग क्या करें? समझें। इस चीज को ध्यान रखना कि 66.66% लोग तो क्या करते हो? उस भाषा को सब बोलते हो, और 75% लोग उस भाषा को समझने वाले हो। उसी भाषा को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। तो ये 4 रूप थे भाषा के। आगे हम बात करते हैं भाषा के प्रकार की। भाषा के प्रकार। अभी सामान्य परिचय हमारा चल रहा है भाषा के संबंधित। हम बात कर रहे थे भाषा, जो हिंदी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमने भाषा के रूप हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार की। तो भाषा के प्रकार की हम बात करें तो भाषा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। मुख्यतः भाषा के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। पहले बात करते हैं लिखित भाषा। भाषा का पहला प्रकार है लिखित भाषा।
ये लिखित भाषा क्या होती है कि एक व्यक्ति अपनी बात को बोल करके या लिख करके, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति कहलाती है भाषा। बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति क्या है, भाषा है, उसका जो माध्यम है। तो हम जब अपने विचारों को बोलकर या फिर पढ़कर कह सकते हैं, हम पढ़कर या लिखकर अगर विचारों की अभिव्यक्ति हो, जहां पर पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही कहते हैं लिखित भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाए, पढ़कर या फिर लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। समझना, जब पढ़कर या लिखकर, जब पढ़कर या लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जब पढ़कर या लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। जब पढ़कर या लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। और लिखित भाषा में याद रखना कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाती है। आगे देखते हैं, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। याद रखना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाती है। यानी कि जब हम पढ़कर या लिखकर विचारों को क्या करें, व्यक्त करें। अभिव्यक्ति का मतलब बताया आपको, आदान प्रदान। हमने पहले बात कर चुके हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करें, अगर हम पढ़कर या लिखकर विचारों की क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, लिखित भाषा। और लिखने में यानी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बच्चों, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी मित्रों, वर्ण कहलाएगी। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। नंबर सेकंड पर हम बात करें, नंबर सेकंड, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की हम बात करें तो मौखिक भाषा में कहा जाता है जब बोलकर या सुनकर, बोलकर या सुनकर विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जब बोलकर या सुनकर विचारों की अभिव्यक्ति होती है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलते हैं और केवल सुनते हैं तो हम किस तरीके की बात कर रहे हैं? केवल मौखिक वार्तालाप होता है बोलने और सुनने में। जैसे मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो जहां पर बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान होता है यानी विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में आगे हम बात करें तो मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाती है। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, नंबर 3। नंबर 3 की बात करें नंबर 3 सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। पहले नंबर पर है लिखित भाषा, दूसरी मौखिक भाषा, तीसरे नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। ये सांकेतिक क्या होती है? सांकेतिक का मतलब होता है बच्चों, जब हम पढ़े भी नहीं और लिखे भी नहीं, ना हम बोल रहे हैं ना हम सुन रहे हैं, लेकिन विचारों को क्या किया जाए? व्यक्त किया जाए। अब आप कहोगे सर विचारों को व्यक्त कैसे करें जब मैं बोल भी नहीं रहा, जब मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं, तो मैं अपने भावों को या विचारों को कैसे व्यक्त करूंगा? तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें न तो कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती है और न ही कुछ लिखने की, लेकिन फिर भी हम अपने विचारों को क्या करते हैं? दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं, यानी कि संकेतों के द्वारा। किस माध्यम से करते हैं? संकेतों के माध्यम। तो संकेतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब आप संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, सामान्य तौर पर इस बात को ऐसे समझे, जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो बोल नहीं पाता लेकिन फिर भी अपने विचारों को व्यक्त करता है। क्यों कर पाता है? उसको पढ़ना भी नहीं आता, उसको लिखना भी नहीं आता सपोज करो, तो फिर वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेगा? वो लिख भी नहीं सकता, बोलना उसे आता नहीं है, तो फिर वो विचारों को व्यक्त कैसे करेगा? वह विचारों को व्यक्त करेगा किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से। किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से। यानी एक व्यक्ति जिसे बोलना नहीं आता, जो बोल नहीं सकता है ना, लिख भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपने विचारों को, अपने भावों को वो व्यक्त कर रहा है, वो बता रहा है। तो किसके माध्यम से बता रहा है? संकेतों के माध्यम से। संकेतों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। बात करते हैं सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना
सांकेतिक भाषा कहलाता है। यानी संकेतों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसी हम क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा कहेंगे। ये हमने देखा भाषा के प्रकार के अंतर्गत। तो भाषा के जो प्रकार होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। भाषा के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला कौन सा, लिखित भाषा, दूसरा कौन सा, मौखिक भाषा, और तीसरा कौन सा, सांकेतिक भाषा। यहां पर हम बात कर रहे थे, सिंपल तरीके से हमें याद रखना है, लिखित भाषा किसे कहेंगे, जब हम क्या करेंगे, लिखकर या फिर पढ़कर या लिखकर अगर हम विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। और लिखित भाषा में सबसे छोटा टुकड़ा यानी लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ध्यान रखना, हमारा पहला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे इसी के बाद में। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण विचार हमारे टॉपिक है, तो वर्ण विचार हम पढ़ेंगे। तो याद रखना कि वर्ण क्या है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है, वर्ण। दूसरे नंबर पर होता है मौखिक भाषा, जब बोलकर या सुनकर विचारों की क्या होती है, अभिव्यक्ति। जब बोलकर या सुनकर विचारों की अभिव्यक्ति हो तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे, मौखिक भाषा। तीसरे नंबर पर सांकेतिक, जब संकेतों के द्वारा विचारों का क्या किया जाए, आदान प्रदान किया जाता है। जब संकेतों के माध्यम से विचारों का क्या किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा कहेंगे। समझ में आ गया। ये आज हमने भाषा का एक सामान्य परिचय लिया है। आज हिंदी की पहली क्लास थी और इस पहली क्लास के अंतर्गत हमने केवल एक जनरली पाठ्यक्रम से संबंधित बात करी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने जो देखे हैं पाठ्यक्रम में, एक बार दोबारा फिर देख लें हम। ये हमारा बीएसटीसी का पाठ्यक्रम है। इसमें वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, फिर वाक्य, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म और शब्द विचार। ये कुछ टॉपिक हैं, कुछ एक टॉपिक और है इसमें। यहां पर आज हमने सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करी थी। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने हिंदी के बारे में देखा है कि हिंदी क्या है, एक भाषा है। फिर इसके बाद में हमने भाषा के रूप पढ़े। तो भाषा के कितने रूप पढ़े, 4 रूप पढ़े। मातृभाषा, फिर मातृभाषा के बाद में हमने देखा था प्रादेशिक भाषा, फिर राजभाषा और फिर राष्ट्रभाषा। भाषा के रूप के बाद में हमने जो आज पढ़ा है वो है भाषा के राष्ट्रभाषा के बाद में अगला हमने देखा था भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार की हम बात करें तो भाषा के प्रकार के अंतर्गत हमने कितने भेद देखे, 3 भेद। कितने भेद देखे, 3। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। यहाँ पर हमने सिंपल सा और एक सामान्य परिचय पढ़ा है मित्रों हिंदी के अंतर्गत। आगे हम टॉपिक से लेकर यानी जो हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला, उससे हम शुरुआत करेंगे। आज एक सामान्य परिचय था हिंदी के बारे में। मैं पवन शर्मा बूंदी से, और वर्तमान समय में मैं बूंदी के अंतर्गत उज्जवल क्लासेज और सफल क्लासेज के अंतर्गत सेवाएं दे रहा हूं हिंदी से। 10 साल से मैं इसी प्रोफेशनल के अंतर्गत हूं और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हिंदी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम करते आए हैं। और मैं ये भी आशा करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को ये जो हिंदी का ज्ञान है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर हिंदी का हर टॉपिक आपको सिंपल और साधारण तरीके से समझाया जाए, ताकि आपको आसानी से हिंदी का बहुत सारे विद्यार्थियों को डर रहता है कि सर हमें संधि नहीं आती, सर समाज समझ में नहीं आते। इन सब जितनी भी हिंदी से संबंधित जितने भी भ्रांतियां हैं, जितना भी मन में डर है आपकी बच्चों के प्रति या बच्चों में भाषा या हिंदी के प्रति, वो सब डर यहाँ से निकल जाएगा। बस आप साथ के साथ जुड़े रहें और ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखें, यहाँ पर हिंदी के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे।
1 to 1 चलेंगे हम, एक के बाद एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे डिटेल के साथ आप नोट्स लिखें, स्क्रीनशॉट लें। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। ये हमने सामान्य परिचय पढ़ा है। अगली क्लास में हम बात करेंगे हिंदी का पहला टॉपिक लेकर के, हिंदी की वर्णमाला। धन्यवाद।